हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग एक्चुअल में पढ़ते क्यों हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन किसी भी एटम में कहाँ होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए लेते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब वैसा सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एग्जांपल कौन सा है? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के जैसा स्पीसीज। देखो, हाइड्रोजन के जैसा स्पीसीज आपको पता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो आपको पता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। अगर ऐसे ही देखोगे, अगर हीलियम के विषय में देखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अगर उसमें हम एक प्लस यहाँ पे चार्ज दिखा दिए, जैसे एक प्लस जो आप चार्ज देख रहे हो, वो जो अगर हम एक प्लस अगर चार्ज ये दिखा दिए तो एक प्लस जैसे ही अगर यहाँ पे चार्ज आता है, जस्ट मिनट इसका मैं कलर बदल लेता हूँ। अगर मान लो एक प्लस मैंने चार्ज दिखा दिया तो एक प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब बचा कितना? एक। फिर आगे चले और लिथियम में एटॉमिक नंबर है कितना? 3। 3 में से अगर 2 चला गया तो यहाँ भी कितना बचा? 1। ऐसे ही देख लो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अगर यहाँ 3 प्लस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा? 1। इसी तरह के सिस्टम को बोलते हैं हाइड्रोजन एटम के जैसा या फिर केवल हाइड्रोजन देखोगे तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर है? तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शायद समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है एनर्जी लेवल डायग्राम डिपेंड्स ऑन ओनली वैल्यू ऑफ एन। अब ये एन क्या है भाई? तो एन कहलाता है प्रिंसिपल, और से देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब हमने क्वांटम नंबर आपको पीछे पढ़ाया है। अगर क्वांटम नंबर नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए कि एटम में जो ऑर्बिट्स रहता है, तो ऑर्बिट्स जैसे पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट, तो ये जो ऑर्बिट का जो भी संख्या होगा वही उसका क्या बताएगा? वो बताएगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन का वैल्यू। तो एन समझ में आ गया। एन से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आ जाओ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा वो कौन सा होगा? तो सिंपल सा देखो, एनर्जी कैसे डिसाइड होता है। एनर्जी के विषय में याद रखना कि एन केवल हमने किस पे कहा? एन पे डिपेंड करेगा। किस पे? एन पे। रूल कहता है कि एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बोला? गौर से देखना। हमने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ता है, वो भी बढ़ता चला जाता है। क्या कहा हमने? वैल्यू जैसे जैसे एन का बढ़ेगा एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? बढ़ेगा। यानी एन का वैल्यू अगर सेम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा? सेम होगा। चेक करते हैं हम लोग इसको, एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। तो गौर से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ओके, गौर से देखो, यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा सा मैं कलर को और कम कर लेता हूँ। यहाँ देखो 1s है तो n का वैल्यू कितना है? 1। 2s और 2p तो दोनों में n का वैल्यू 2। इसी तरह 3s 3p 3d, यहाँ से यहाँ तक n का वैल्यू कितना है? 3। तो 4s 4p 4d 4f, इन चारों में n का वैल्यू क्या है? 4। क्या कहा? फिर से देखना, n का वैल्यू बढ़ेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन गौर से देखो, यहाँ पे रूल कहा था कि एनर्जी केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? एन पे। केवल और केवल किस पे? एन पे। केवल एन देखना है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में गौर से देखो 1s का एनर्जी 2s और 2p से कम होगा, लेकिन गौर से देखो 2s और 2p की एनर्जी सेम है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसा हो गया? सेम हो गया। फिर वैसे ही देखो 3s 3p और 3d, 3s 3p 3d, इन तीनों का एनर्जी देखो कैसा है? सेम है।
तो बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर n का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, सेम। लेकिन ये केवल और केवल कहाँ पे अप्लाई होता है, ओनली फॉर दैट सिस्टम, उस तरह के सिस्टम में जहाँ पे क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, जैसे हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो जो हमें मेनली पढ़ना होता है वो यही पढ़ना होता है कि वैसा एटम बताओ, उस तरह के एटम में बताओ जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, तो कहता है अब इसमें जो एनर्जी लेवल है वो दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे, एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड किया, एन और एल दोनों पे डिपेंड किया। अब बताओ, मैंने एन आपको बता रखा है, एन बता रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल के विषय में बताया था अजीमुथल क्वांटम नंबर, शायद याद हो। अब कहता है यहाँ पे n प्लस एल रूल क्या होता है भाई, n प्लस एल रूल कहता है कि जैसे जैसे n प्लस एल का वैल्यू बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो इसको हम एग्जाम्पल से पहले चेक करते हैं। जैसे मेरे पास है 1s 2s और 2p। तो वो देखो 1s के लिए n का वैल्यू 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए n का वैल्यू 2। हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि L का वैल्यू जब 0 होता है तो S सब सेल को बताता है, L का वैल्यू जब 1 होता है तो P को बताता है, L का वैल्यू जब 2 होता है तो D को बताता है, L का वैल्यू यहाँ पे ये मिसिंग है, N का वैल्यू जब 3 होगा, सॉरी एक मिनट, N का वैल्यू जब 3 होगा तो ये F को बताता है। ये किसको बताता है, F को। ये बताता है मेरा n का वैल्यू जब 3 होगा तो ये F को बताता है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 1s के लिए चेक करो, 1s के लिए n का वैल्यू 0, 2s के लिए भी 0, लेकिन p जैसे ही आया तो l कैसा हो गया, 1। अब हमें क्या निकालना था, n प्लस एल। गौर से देखना, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। ऐसे ही अगर 2 और 0 को जोड़ोगे कितना आएगा, 2। ऐसे ही तुम 2 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 3। कहने का मतलब क्या हुआ, ओके ओके, मैं हाइलाइटर वाला हटा देता हूँ। चलो फिर से एक बार देखो, फिर से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। चलो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 1s 2s और 2p देखा तो पहले n का वैल्यू डिसाइड किया, फिर l का, और दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ 3 मिला। क्या नज़र आया कि जैसे जैसे n और n प्लस एल का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, इधर से इधर आने पे क्या हुआ, इंक्रीज़ किया, तो इसका क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यानी 1s 2s और 2p में गौर से देखो, n प्लस एल का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बोलो, तो अगर मेरे पास 1s है 2s है और 2p है तो एनर्जी के बेसिस पे सबसे कम किसका, 1s का, तब 2s का और तब 2p का। शायद ये क्लियर हो गया, शायद ये क्लियर हो गया। चल, ओहो सॉरी, ओके, बहुत दिन के बाद यूज़ करने पे यही होता है। ओके चलो स्टार्ट करता हूँ आगे। अब कहता है कि कहीं कहीं पे जाकर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाता है। कहता है, गौर से देखिएगा, इन सम केसेस द वैल्यू ऑफ n प्लस एल बिकम सेम। अगर ऐसा हो गया तो कहता है फिर से अब एनर्जी जो होगा केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, n पे। अब l नहीं देखना है, केवल क्या देखना है, n। फिर क्या देखना है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, एनर्जी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का बढ़ेगा। फिर से बोलो, क्या बोले थे, सबसे पहले हम क्या देखे,
अगर पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो N और L दोनों को देखना था। क्या देखना था? N प्लस L का वैल्यू। क्या करना था इसमें? N प्लस L का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे इसका एनर्जी भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्लियर है? अब आ गया कि कुछ केस में जब सेम हो गया तो अब फिर से केवल किसको देखना है? N को। क्या बोला? N का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा। चलो चेक करो। हमने एक एग्जांपल लिया है 3D, 4P और 5S। बोलो N का वैल्यू 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। D के लिए L का वैल्यू 2, P के लिए L का वैल्यू 1 और S के लिए L का वैल्यू 0। देखो तो सब में जब हमने इसका एडिशन करा तो 5 5 5 मिला, यानी कैसा वैल्यू है? सेम वैल्यू है। तो जब N प्लस L का वैल्यू यहाँ पे सेम हो गया तो मैंने क्या कहा था? अब केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा केवल N के वैल्यू पे। तो बोलो 3D में N का वैल्यू कितना है? 3। 4P में कितना है? 4। 5S में कितना है? 5। तो N का वैल्यू कम, N यानी 3 कम है तो इसका एनर्जी सबसे कम है। यहाँ 5 सबसे ज़्यादा है तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो N का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका एनर्जी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? तो सिंपल सा था N प्लस L रूल। जब ये फेल कर जाए तो फिर किसको देखना है? N को। किस में? पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में केवल और केवल N देखते हैं। चलिए इसी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? वो हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। किसका? एटम का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहने का मतलब होता है, हिंदी में अगर पढ़ोगे इसे तो परमाणु विन्यास लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक, मान लो कि कोई अगर आपका इस तरह से कोई अगर एटम है तो एटम में सेंटर में सबको पता है कि ये जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कहीं सेल के अंदर सब सेल होगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तो वही इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसी को बताने का जो तरीका होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे? किसी भी एटम में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। या इसको हम अगर अपनी भाषा में समझने के लिए अगर बताएं तो हम कह सकते हैं कि इसको इस तरह से कह सकते हो कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पता कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन का पता कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में एड्रेस कहाँ है, वो इस एटम में, ये जो हमने एटम बनाया है यहाँ पे, इस एटम में वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा उसी को जो हम बताते हैं उसी तरीका को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इसको लिखने के लिए हमें 3 रूल का ज़रूरत पड़ेगा। एक है अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हुन्स रूल। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है मेरा अफबाऊ प्रिंसिपल। नाम 2-4 बार बोलना, अफबाऊ प्रिंसिपल। ठीक है? क्या कहा? लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी वैसा एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका क्या हो? एनर्जी कम हो, लोअर एनर्जी हो, वो पहले भरता है किसके रेस्पेक्ट में? रिलेटिव टू हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में जिसका एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे सोचो, जिसका एनर्जी अगर कम होगा, जैसे मान लो 1s यहाँ पड़ा हुआ है, 2s उसके ऊपर है, तो आपको उस ऊपर से अगर पानी डालोगे तो सबसे पहले कौन भरेगा? 1s। तब कौन भरेगा? 2s। सेम यही चीज़ कौन देखता है? यही चीज़ देखता है मेरा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वहाँ जाना पसंद करता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। क्या बोले? जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ भरता है। तो सिंपल सा बात है। क्या कहा? फिर से स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट कहता है कि जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, वो पहले भरता है, रिलेटिव टू यानी उसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है? अब इसी के बेसिस पे ये जो है, ये जो डायग्राम बनाया गया, देखो ये डायग्राम कैसे बनाया गया। मैं क्लास में बार बार इसको समझाता हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
ये कैसे बनाया गया? देखो होता क्या है कि पहला सेल में एक ही सबसेल पाया जाता है 1s, दूसरे सबसेल में 2 पाया जाता है 2s और 2p, तीसरे में 3 पाया जाता है 3s 3p और 3d। ये मैं बता रखा हूँ किसमें, क्वांटम नंबर्स में। इसी तरह से फोर्थ में पाया जाएगा 4s 4p 4d और 4f। पाँचवें में पाया जाएगा 5s 5p 5d 5f और यहाँ पे 5g भी हो सकता है। मतलब क्या कहता था रूल कि जो नंबर ऑफ सेल होगा उसमें उतना सबसेल पाया जाएगा। यानी पहला में कौन पाया गया 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, पाँचवा में 5s 5p 5d और 5f। ठीक है। बट छठे की जब बात करोगे तो सिक्स्थ में आपको होना तो चाहिए 6, लेकिन हमारे पास अभी तक जो पीरियड टेबल अवेलेबल है, यानी जिसमें एलिमेंट का जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा देखते हो, वहाँ पे एफ ब्लॉक में 2 ही सीरीज़ है। एक आपको पाया जाएगा ये 4f वाला और एक पाया जाएगा 5f वाला। छठा के लिए तीसरा f की ज़रूरत नहीं है, 6f की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अभी तक हम लोग न 6f कभी यूज़ नहीं करते हैं, 6f यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि अभी हमें 6f की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, छठा में केवल क्या लेंगे, 6s लेंगे, 6p लेंगे और 6d लेंगे, और सातवां में 7s लेंगे और 7p लेंगे। आठवां नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि गौर से देखोगे तो हमारे आज के पीरियड टेबल में 7 ही पीरियड अवेलेबल है। आठवां मेंडलीफ ने कहा था कि आठवां पॉसिबल नहीं है, तो आज भी वो पॉसिबल नहीं है। जितना भी एलिमेंट होगा डिस्कवरी तो वो इसी में आएगा, भले यहाँ पे GH और भी आ जाए। तो कैसे बनाएं, फिर से बोलो। पहला में 1 1s, दूसरा में 2 2s और 2p, तीसरा में 3 3s 3p 3d, चौथा में 4 4s 4p 4d 4f, पाँचवा में होना चाहिए था 5, लेकिन हमने 4 ही लिया क्योंकि अभी तक हमारे में पीरियड टेबल में 4 ही ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। छठा में होना चाहिए था 6, लेकिन F का जो चूँकि 2 जो कैटेगरी है, एक लैंथेनाइट सीरीज़ है और एक एक्टिनाइट सीरीज़ है, तो चूँकि एक 4f आ गया, एक 5f आ गया, इसलिए और हमें f नहीं लेना है, तो छठा में हमने क्या किया, f नहीं लिया। यहाँ पे गौर से देखो, f नहीं लिया, तो यहाँ पे एक क्या ट्रेंड डेवलप किया कि इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे तो इंक्रीज़ कर रहे थे, अब यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो छठा में जब हम 3 लिए तो सातवां में क्या कि एक ट्रेंड बना के हमने 2 ले लिया। शायद ये ट्रेंड समझ में आया, शायद ये ट्रेंड समझ में आया। चलो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसे हटा लूँ। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप क्या करोगे, इसको घर में बार बार बनाओ। जितनी बार बनाओगे आपका वो उनका था ना अच्छे से याद हो जाएगा। नीचे से काटना है, यहाँ से देखो, ऐसे नीचे से काटना है, यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन में काटोगे। यही मैं उधर बनाया हूँ, तो इस तरह से काटोगे। इस तरह से जब काटोगे तो आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले कौन कैसे भरेगा। ये किस बेसिस पे, वही एनर्जी के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पे 1s भरता हुआ। उसके बाद 1s जब भर गया तो गौर से देखो कहाँ गया, 2s में। फिर 2s जब भर जाएगा कहाँ जाएगा, 2p में। 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के पास बात देखो 4s में। अब 4s जब भर गया तब गया वापस फिर से 3d में, और तब फिर 4p में, 5s में। ऐसा क्यों हुआ, ये जो हमने अब यहाँ पे लिख रखा है कि इस तरह से क्यों हुआ, तो ये सब तो आदमी भर देगा बाद में जब समझ में आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि सर ठीक है 3s भरे, 3p भरे, तब 3d आना चाहिए था, पहले 4s क्यों आया। गौर से मेरी बात को ध्यान देना, पहले 4s क्यों आया। तो देखो क्यों आया 4s, यहाँ देखो, हमने अभी भी आपको सिखाया कि एक ले लो, कौन सा, 4s और 3d में यहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा था, 4s और 3d। n+l रूल याद करो, n+l रूल। यहाँ बोलो 4s के लिए n का वैल्यू 4, 3d में n का वैल्यू 3, s के लिए l का वैल्यू 0,
डी में एल का वैल्यू 2। अब एन प्लस एल को देखोगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो कम एनर्जी किसका हो गया? 4s का। अभी अभी मैंने क्या बोला था? जिसका एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। यही तो था अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या था? फिर से पढ़ो। लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट रिलेटिव टू हाइयर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। रिलेटिव टू हाइयर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कहा मैंने? ध्यान देना, ध्यान देना आप। मैंने कहा कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले भरेगा जिसका एनर्जी क्या होगा? कम। अब बताओ हमें क्या मिला? सबसे कम एनर्जी किसका मिला था? 1s का। किसके बेसिस पे? n प्लस एल रूल के बेसिस पे। एकदम हमेशा याद रखना, कौन से बेसिस पे? n प्लस एन रूल के बेसिस पे। अगर ये रूल मेरा फेल कर जाता है, अगर ये रूल मेरा फेल कर जाता है, सॉरी ओके, अगर ये रूल मेरा फेल कर जाता है, ओके, अगर ये रूल मेरा कहीं भी अगर मान लो फेल कर गया, तब क्या देखेंगे? केवल n का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सबसे पहले n प्लस एल। तो इस तरह से आपको ये वाला सीरीज़ दिखाई देगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो खुद से प्रैक्टिस करो, ये सीरीज़ लिखने की कोशिश करो। ये सीरीज़ अगर आप लिख लोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन बड़े आराम से लिख पाओगे, बड़े आराम से लिख पाओगे। ठीक है, ओके, सॉरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, वीडियो को रोको, पीछे जाओ। चलो हम लोग कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की। बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। पहले हम सबका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, यहाँ ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। चलो 10 तक पहले हम लोग लिखते हैं। तो बोलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में। सॉरी, हाइलाइटर ले लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में। तो 1s में जैसे ही जाएगा तो चलो हमें पता है 1s में s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है कितना? 1। तो एक ही है तो 1 रख दो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब आ जाओ हीलियम। फिर से बोलो कहाँ जाएगा? 1s में। है कितना? 2, तो 2 भर दो। अब लिथियम में आ जाओ, तो 1s में तो 2 चला गया था। अब 1s जब भर गया, चेक करो, 1s के बाद अब कहाँ जाएगा? 2s में। कहाँ जाएगा? 2s में। अब यहाँ आ जाओ, जाएगा 2s में। बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास है कितना? 3। 3 में से 2 तो हमने यूज़ कर लिया, अब बचा कितना? 1। तो 1 बचा तो कहाँ चला गया? 2s में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। चलो इसी तरह से बेरिलियम की बात करो, तो बोलो जी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो 4 में तो पहले इस तरह से भर दो 1s2। अब कहाँ जाएगा? 2s में। कितना चला जाएगा? 2, क्योंकि 2 मेरे पास बचा हुआ था, 2s आराम से रख सकता है, तो 2 चला गया। क्लियर है इतना? आगे आ जाओ, बोरोन। बोलो जी बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। 5 है, 5 है। तो सबसे पहले बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में 2, 2s में 2। अब बचा कितना? 1। अब चलो ऊपर वापस। हमने क्या सिखाया था? जब 2s भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। फिर से वापस आओ, बोरोन में अब 2s भर गया था, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। कितना? 1 ही बचा था, 1 चला गया। अब सेम इसी तरह से कार्बन को देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन को देखोगे 1s2, 2s2, 2p3। इसी तरह से ऑक्सीजन को देखोगे 1s2, 2s2, 2p4। क्यों? क्योंकि आपको पता है s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाता है, p में 6 तक जा सकता है, d में 10 तक जा सकता है और f में 14 तक जा सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन की बात करोगे तो 1s2, 2s2, 2p5। नियोन की बात करोगे 1s2, 2s2, 2p6। चलो यहाँ तक मेरा 10 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया।
इतना क्लियर है शायद सबको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो पहले तो 10 भर दो, 1s2 2s2 2p6, 10 भर दिया। चलो वापस चलते हैं। हमने आपको क्या सिखा रखा है, अब जब 2p भर गया तो अब इलेक्ट्रॉन फिर से वापस कहाँ जाएगा, 3s में, 3s में डालो। मतलब अब अभी तक मैंने भर दिया था 2p, अब कहाँ जाएगा, 3s। कितना बचा था, यहाँ तक 10 हो गया था, एक और 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो सेम इस तरह से भरोगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। चलो अब s भी भर गया, अब 3s भी भर गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो पहले तो 12 यहाँ यूज़ कर लो, 1s2 2s2 दिस इज 2s2 2p6 3s2। अब वापस चलो, फिर से एक बार चेक करो, अगर 3s मेरा भर गया, हमें पता है 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p में, कहाँ जाएगा जी, 3p में। चलो अब हम फिर से फुलफ़िल करेंगे 3p को, यहाँ हम चले गए 3p, कितना हो, 1। इसी तरह से जब 3p में आ गए, हमें पता है कि हम 3p में 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। तो सिलिकॉन में क्या करोगे, यहाँ तक तो सेम है, 3p2 कर दो। इस तरह से फास्फोरस में यहाँ तक तो सब सेम है, 3p3 कर दो। इसी तरह से सल्फ़र में 3p4 कर दो, क्लोरीन में 3p5 कर दो, आर्गन में, अब यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। 3p मेरा भर गया। अब आ जाओ पोटासियम, तो पहले 18, तो पहले इसको उतार दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। 3p मेरा भर गया। अब जब 3p भर गया, 3p भर गया, फिर से देखो 3p जब मेरा फुलफिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में, 3d में नहीं, कहाँ जाएगा, 4s में। किसके बेसिस पे, n+l रूल के बेसिस पे। तो अब आ जाओ, अब यहाँ पे जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन 4s में, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1। कैल्शियम में 20 था, तो यहाँ तक तो सब सेम होगा, यहाँ कितना चला जाएगा, 4s2। अब जब स्कैंडियम 21, तो पहले तक तो 20 तो लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ तक तो मैंने 20 भर दिया। अब आ जाओ, अब गौर से देखना, जब 4s भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 3d में। यहाँ से एक नया कहानी स्टार्ट होगा, कहते हैं ना, एक न्यू चैप्टर का एडिशन होगा। अब आया 3d, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, ठीक है, क्योंकि 21 था। अब आ जाओ टाइटेनियम 22, तो सब कुछ सेम होगा, यहाँ 4s2 3d2। वेनाडियम 23, तो यहाँ पूरा लिख देते हैं एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। 23 था, यहाँ तक 20 भर रहा था, 3 और बचा, 3d3। अगर हम इसी तरह से क्रोमियम का लिखने की कोशिश करेंगे, तो मेरा होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी यहाँ तक 20 और 3d4 होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन ये सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता, ये हम आगे बताएंगे। सेम वैसे ही अगर 30 नंबर पे देखोगे जिंक को, तो यहाँ भी होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10, 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20, अब बचा कितना, 10, तो 3d10, ये होता है सही। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे थे यहाँ पे जिंक का नहीं, यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे थे कॉपर का। किसका बताना चाह रहे थे, कॉपर का। तो हम ले लेते हैं कॉपर को। चलो, कॉपर का एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये होता है 29, तो यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 9, लेकिन ये भी सही नहीं पाया गया है। 3d9 4s2 3d9 ये सही नहीं पाया गया है, और 4s2 3d4 ये भी सही नहीं पाया गया। कहोगे सर अभी तो आपने रूल बताया। देखो, रूल का कहीं ना कहीं वायोलेशन होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, बहुत सारा फैक्टर आता है। चलो, तो ये क्या होता है, अब हम लोग इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए गौर से देखो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल पाया गया फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सबसे कम पार्शियली फिल्ड। अब ये क्या होता है भाई? तो गौर से देखो, जैसे सबसे मैंने आपको बताया है एस, पी, डी और एफ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर 2 भर जाए तो उसको कहते हैं फुल फिल्ड। ऐसे ही पी में 6 भर जाए, डी में 10 भर जाए और एफ में 14 भर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फुल फिल्ड। तो जस्ट इसका आधा कर दो तो एस में कितना? 1, पी में कितना? 3, डी में कितना? 5 और एफ में कितना? 7। तो ये क्या कहलाएगा? हाफ फिल्ड। क्या कहलाएगा? हाफ फिल्ड। ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि कब वो फुल फिल्ड है, कब वो हाफ फिल्ड है? यहाँ देखो, जैसे अगर डी में 10 अगर आया, यहाँ देखो डी में 10 आया तो उसको क्या बोले? फुल फिल्ड। डी में 5 आया तो क्या बोले? हाफ फिल्ड। ऐसे ही D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, या D6 है, D7 है, D8 है, DA9 है। मतलब डी ना तो 10 है ना तो 5 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली फिल्ड। और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला जो चक्कर है, केवल और केवल किस में? डी होता सब में है, एसपी में, लेकिन डोमिनेट, ये टर्म याद रखना, डोमिनेट्स कहाँ पे डोमिनेट कर जाता है? कहाँ डोमिनेट करता है? तो डी और एफ सबसेल, मतलब उसको याद रखिएगा। फिर से बोलिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बोला? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? फुल फील्ड। तब कौन? हाफ फील्ड। तब कौन? पार्शियली फील्ड। ठीक है, तब कौन? पार्शियली फील्ड। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो पार्शियली फील्ड का जो चक्कर है वही मेन देखना होता है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल कौन? पार्शियली फील्ड। कहता है सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद पार्शियली फील्ड। अब चेक कीजिएगा यहाँ कैसे होगा। ठीक है, इसी के कारण से हमने जो अभी आपको बताया था ऊपर में, यहाँ देखो फिर से आते हैं हम लोग ऊपर में, यहाँ पे यस, ये क्रोमियम में, इस क्रोमियम का एटॉमिक, गौर से देखना, इस क्रोमियम को देखोगे, पहले मैं कॉपर हटा देता हूँ। ओके, मैं कॉपर को हटा देता हूँ, मैं कॉपर को हटा दे रहा हूँ। ओके, अब आ जाओ इसको समझना। मैंने जो ये क्रोमियम बोला, ये मैंने कहा था कि ये गलत है, ये सही नहीं पाया गया। क्यों सही नहीं पाया गया? D4 कंडीशन है, तो बोलो कैसा है? पार्शियली फिल्ड। कैसा है जी? पार्शियली फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड कैसा होता है? लेस स्टेबल। कैसा होता है? लेस स्टेबल। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो अब क्या होगा? ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर लेगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ गौर से देखो, 4s1 और 3d5, एक इलेक्ट्रॉन, गौर से देखना, एक इलेक्ट्रॉन इस 4s से कहाँ चला गया? 3d में। जैसे ही गया, गौर से देखो ये कैसा हो गया? ये जो 3d5 था ये हो गया मेरा हाफ फील्ड। अब ये सही हो गया, ये हो गया मेरा हाफ फील्ड, मतलब ज़्यादा स्टेबल है। तो ये अगर मोर स्टेबल हो गया तो मोर स्टेबल होने के कारण ये एनर्जी के बेसिस पे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये सही कॉन्फ़िगरेशन है रिलेटिव टू दिस वन जो पहले हमने लिखा था। शायद थोड़ा सा समझ में आया। कहोगे सर इसके पहले वाला क्यों नहीं हुआ? एक चीज़ याद रखना, इन मैक्सिमम केसेस ट्रांसफ़र कितने का होता है? तो ट्रांसफ़र एक इलेक्ट्रॉन का होता है। कितने का होता है? एक इलेक्ट्रॉन का होता है। एकदम इसको दिमाग में रखिएगा। रेयर केस में 2 का होता है। जैसे मान लो अगर आपको चाय बनाना है, यही एग्जांपल मैं सब जगह देता हूँ। अगर आपको चाय बनाना है, ठीक है, अगर आपको चाय बनाना है, कोई एक सामान अगर घट गया हो तो पड़ोसी से मांग लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूध है, चीनी है, पानी है, चूल्हा है, कुछ भी आपके पास नहीं है और बगल वाले के पास जाओगे कि भाई मेरे को चाय पीना है और तुम्हारे यहाँ बनाएंगे, तुम्हारा ही सब चीज़ यूज़ करेंगे, तो शायद आपको आपका पड़ोसी भी बहुत गाली दे। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई 1-2 चीज़ अगर घट जाता है तो समाज में लोग एक दूसरे का मदद कर देता है, लेकिन कितने का? एक, या एक से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो याद रखना,
कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। यही कारण था यहाँ 4s2 से कितना गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या हो गया 4s1 और 3d5। यही सेम चीज़ कहाँ पे होगा, जिंक में भी होगा, सॉरी कॉपर में भी होगा। तो चलो हम लोग कॉपर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। चलो जैसे देखो कॉपर का मैंने बताया था, जस्ट अ मिनट, मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया था। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, 29। उसको लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 था। इसको मैंने कहा था गलत था। क्यों गलत, वैसे ही देखो ये पार्शियली फिल्ड है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफ़र करेगा, फिर से बोलो, ये क्या करेगा कि ये अब इस D9 वाला इस फोर एस टू से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा 3d10, और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब ये कैसा हो गया, फुल फिल्ड। कैसा हो गया, फुल फिल्ड। और फुल फिल्ड होने के कारण ये मोर स्टेबल हो गया, और अब इसका ये कन्फिग्रेशन सही है, ये वाला कन्फिग्रेशन सही है। और एकदम याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था, डी। कौन ले रहा था, डी। इसीलिए मैंने कहा था ये जो इफेक्ट है वो किस में डोमिनेट करता है, डी और एफ सबसेल में। कहाँ डोमिनेट करता है, डी और एफ सबसेल में। शायद ये क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे आप खुद से एक बार इस नोट्स को बनाने के बाद आप क्या करोगे, सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन खुद से लिखो। नहीं लिखोगे, कम से कम 30 तक लिखो। उसके बाद तो मैं क्लास में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो एक्सक्लूसिवली, ये जो टर्म है एक्सक्लूसिवली, जैसे कहीं लिखा रहता है ना एक्सक्लूसिवली फॉर यू, मतलब केवल और केवल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कोई दूसरा के लिए नहीं है। तो एक पर्सन के लिए अगर कोई भी चीज़ बना होता है तो कहा जाता है एक्सक्लूसिवली इनके लिए है, वो एक्सक्लूसिव है। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे समझना मेरी बात। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो क्वांटम नंबर जो होता है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, समझिएगा, सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर जो होता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम में कभी भी सेम नहीं होगा। पढ़ो एक बार, नो एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। हिंदी में समझो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लो, कहाँ पे, एक एटम में, उसमें कहता है कभी भी सेम सेट चारों क्वांटम नंबर नहीं पाया जाएगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैसा होगा, एक्सक्लूसिव, मतलब उसी के लिए वो सेट होगा, वो सेट किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। समझो इसको एग्जांपल से। चलो मैं इसे बना रहा हूँ, देखना। जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। बोलो कैसे भरेगा, 1s2, 2s2 और 2p3। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। 2s में कितना है, 2। और 2p में कितना है, 3। ठीक है, पहले मैंने भर दिया। अब देखो यहाँ पे ये चारों सेट क्वांटम नंबर बताना है, n, l, m और s। थोड़ा सा याद कर लो, n क्या बताता था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिख दो 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ देखो, यहाँ पे ये इसमें कितना है, 2, तो यहाँ 2, यहाँ 2, इसके लिए भी कितना है, 2, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। कितना क्लियर है। अब आ जाओ, s के लिए l का वैल्यू होता है 0, s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p का वैल्यू p में l का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 1 1। क्लियर है। अब m का वैल्यू कैसे डिसाइड करते थे, यहाँ देखो m का वैल्यू डिसाइड करते थे -l से लेके +l तक। तो यहाँ आ जाओ, तो ये 0 है l, तो ये भी 0 0 रहेगा, यहाँ भी 0 है तो 0 0 होगा। लेकिन गौर से देखो यहाँ पे कितना है, 1। अगर 1 है तो अब यहाँ पे क्या होगा, -1 से लेके +1 तक, यानी इंक्लूडिंग बीच में कौन होगा, 0। हमने आपको स्पिन क्वांटम नंबर जनरली सिखाया था, अगर अपवार्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो ऊपर वाले के लिए +½
अगर डाउनवर्ड है तो क्या बोले थे, माइनस हाफ। यहाँ बोलो अपवर्ड है तो प्लस हाफ, यहाँ डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ, यहाँ अपवर्ड है तो यहाँ प्लस हाफ, यहाँ भी अपवर्ड है तो यहाँ प्लस हाफ, यहाँ भी अपवर्ड है तो यहाँ प्लस हाफ। चलो चेक करो, एकदम चेक करना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, एकदम लाइट कर देता हूँ। ओके, गौर से देखना। यहाँ देखो, यहाँ चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0। लेकिन गौर से देखो, यहाँ पे प्लस हाफ और यहाँ माइनस हाफ। थोड़ा सा मैं वाइट ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यहाँ चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर को देखो। यहाँ इस केस में यहाँ पे माइनस प्लस हाफ है तो यहाँ पे कितना है, माइनस हाफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ था प्लस हाफ तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हाफ। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ भी देखो, इसको इससे अगर कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ 1 था और यहाँ 2 है। अब इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ प्लस हाफ है, यहाँ माइनस हाफ है। अब इससे इसको कंपेयर करो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। फिर इससे इसको कंपेयर करो, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। इससे इसको कंपेयर करो तो यहाँ 0 है, यहाँ +1 है। यानी चारों सेट किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं है, चारों सेट कभी भी सेम नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं हर इलेक्ट्रॉन का वो जो जो सेट है वो एक्सक्लूसिव है, वो एक्सक्लूसिव है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोले थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने क्या कहा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब कभी भी चारों सेट क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में सेम नहीं होगा। चलो नेक्स्ट रूल आओ, हुन्स रूल। हुन्स रूल कहता है कि कभी भी किसी एटम में एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, जिसका एनर्जी क्या हो, सेम हो, अगर अवेलेबल है, आर अवेलेबल, अगर उपलब्ध है। तो कहता है पेयरिंग यानी जोड़ा इलेक्ट्रॉन का कब स्टार्ट होता है, आफ्टर फिलिंग ऑफ ईच ऑर्बिटल सिंगली। मतलब जब हर ऑर्बिटल को हम एक एक करके भर देंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगा। तब क्या स्टार्ट होगा, पेयरिंग। कब, जब मेरे पास सेम एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। मतलब ऐसे समझो, अगर मान लो मेरे पास इस तरह से एकदम प्लेन है और अगर तुम यहाँ पे पानी डालोगे तो पानी यहाँ से लेके यहाँ तक फैल जाएगा, ठीक है। और पानी डालोगे तो अब पानी ऊपर जाएगा, और पानी डालोगे तो अब पानी ऊपर जाएगा। यानी ऊपर वाला लेयर कब बना, जब नीचे का लेयर यहाँ से यहाँ तक भर गया तब ऊपर का लेयर बनना स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर बना, फिर ऊपर बनेगा। तो सेम कहता है कि यहाँ पे भी वही काम होता है कि पहले एक एक करके मेरा क्या होगा, एक एक करके भरेगा, उसके बाद जा कर के क्या होगा कि पेयरिंग स्टार्ट होगा। कब, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल। मतलब मेरे पास कहता है कि सेम एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल होगा तो पहले एक एक करके भरेगा, 10 पेयरिंग स्टार्ट्स। चलो इसको समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। 7 है, कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3। इसका थोड़ा ना से 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसे भरने की कोशिश करो तो ये मैंने बनाया है 2p। ये जो 2p का ये सबसेल का मैंने ये यहाँ पे ऑर्बिटल दिखाने की कोशिश करी है। ये px, ये py और ये pz। मेरे पास इलेक्ट्रॉन था कितना, 3। एक एक करके भरो, 1 2 3। ऐसा मैंने क्यों भरा, क्योंकि इन तीनों का एनर्जी सेम होगा। यही सेम एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं, सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, अगर डीजेनरेट अवेलेबल हो तो पहले एक एक करके भरा, पेयरिंग शुरू में नहीं हुआ। अब और अगर इलेक्ट्रॉन होता तब जा कर के पेयरिंग होता। चलिए नेक्स्ट देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 18। तो इसमें कितना है, 2p4। अब बोलो, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 और 3, ऐसे नहीं भरो। अब इलेक्ट्रॉन चूँकि पेयरिंग होगा तो मैं इसे ऐसे दिखाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग होगा तो या तो यहाँ दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक करके भर दिया। अब पेयरिंग करो, यहाँ दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, या तो यहाँ दिखा दो। देखो
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नियम के अनुसार सब सही है। लेकिन बुक्स वगैरह में जनरली देखोगे ये वाला प्रेजेंटेशन रहता है, पहला वाला। ऐसा क्यों? देखो, ये तीनों इसलिए सही है क्योंकि एनर्जी तो हमें पता है कि इन तीनों का सेम है। पी एक्स का, ये पी एक्स था, पी वाई था और पी जेड था। तो तीनों का एनर्जी जब सेम है तो पहले एक एक करके भर गया, और हम पेयरिंग अब कहीं से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये तीनों सही है, लेकिन कन्वेंशनली हम बुक्स में लिखते ये पहला जैसा, ये जो पहला है इसके जैसा लिखते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देता है। लेकिन ये आप एकदम याद रखना, ये तीनों का तीनों अकॉर्डिंग टू रूल सही पाया गया है। चलिए, तो ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 3 रूल और एनर्जी लेवल डायग्राम। आई थिंक ये बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जिनका भी क्लास मिस हुआ है काइंडली क्लास का नोट्स और इसको कोऑर्डिनेट कर लें और ढंग से मेकअप करो। और अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो देन अगेन आई विल बी देयर। ओके, चलो, थैंक यू।